तुम्हारी हर छोटी सी हलचल उसकी नसों को और तनाव में डाल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ तुम्हें खुद भी नींद नहीं आ रही थी। ये गहरा अंधेरा तुम्हें फिर से उस भयानक तहखाने की याद दिला रहा था। वही अंतहीन अंधेरा, वही दम घोंट देने वाला डर, और अचानक तुम्हारे अंदर फिर वही पुराना भय लौट आया। तुमने मन में ठान लिया, अब वह तुम्हारी पत्नी है। देर सवेर तुम दोनों को असली पति पत्नी बनना ही है। इसलिए तुम बिना कुछ सोचे सीधे लुढ़क कर याचिंग-यान के पास गए और उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। अचानक एक गर्म शरीर अपने पास महसूस होते ही याचिंग-यान चौंक गई। तुम कोई नशे में धुत इंसान नहीं थे, इस वक्त पूरी तरह होश में थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, तुम्हें दूर धकेल दे, लेकिन वह ऐसा करना नहीं चाहती थी और कर भी नहीं पा रही थी। तुम उसके गर्म और नरम शरीर को बाहों में भरकर ही अपने अंदर के डर से बाहर निकल पाए। जल्द ही तुम्हारी हल्की खर्राटों की आवाज आने लगी। जब उसे यकीन हो गया कि तुम सो चुके हो, तब याचिंग-यान ने हिम्मत करके धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और तुम्हारी मजबूत कमर को पीछे से पकड़ लिया। लेकिन तभी तुम अचानक थोड़ा हिले। वह ऐसे डर गई जैसे चोरी करते पकड़ी गई हो, और तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। जब उसे लगा कि खतरा टल गया है और वह दोबारा तुम्हें पकड़ने वाली थी, तभी तुम्हारी टांग अचानक उसकी तरफ आ गई और सीधे उसकी खाली पैंट की टांग पर आकर टिक गई। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी हो। उसके सारे सपने, सारी उम्मीदें उसी पल टूट गईं। अगली सुबह तुम्हारा छोटा भाई पेई जेहान बेसब्री से तुम्हारा कमरा खोलकर देखने आया कि क्या तुम फिर से पहले जैसे बन गए हो। लेकिन दरवाजा खोलते ही उसने देखा तुम और याचिंग-यान एक दूसरे को पकड़े हुए सो रहे थे। याचिंग-यान ने तुरंत उसे देख लिया और घबराकर होंठों पर उंगली रखकर का इशारा किया, फिर उसे बाहर जाने को कहा। कमरे से निकलते ही पेई जेहान नाराज हो गया। दीदी भाई के साथ सो सकती है तो मैं क्यों नहीं। वह नीचे भागकर पिता और वेन मेलिंग के पास गया और बोला, पापा आज रात मैं भी भैया के साथ सोऊंगा। वेन मेलिंग ने बिना सोचे मना कर दिया, नहीं, तुम भैया की नींद खराब कर दोगे। पेई जेहान तुरंत नाराज हो गया, तो फिर दीदी क्यों सो सकती है, क्या वो भैया को परेशान नहीं करती। ये सुनते ही वेन मेलिंग खुशी से अपना मुंह ढक बैठी। उसे लगा कि आखिरकार तुमने अपनी पत्नी को दिल से स्वीकार कर लिया है। फिर उसने छोटे बच्चे को समझाया, हान दीदी और भैया की शादी हो चुकी है। जैसे मम्मी पापा पति पत्नी हैं, वैसे ही वो दोनों भी हैं, इसलिए वो साथ सो सकते हैं। पेई जेहान ने भोलेपन से कहा, तो फिर मैं भी बड़े होकर भैया से शादी करूंगा। ये सुनकर वेन मेलिंग बिल्कुल निरुत्तर रह गई। उधर तुम नींद में हल्का सा कुनमुनाए, फिर याचिंग-यान की पतली कमर को पकड़कर उसके पास और सट गए। उसके शरीर से रगड़ खाते हुए तुम आखिर जाग गए। आंख खोलते ही तुम्हारी नजर उसकी बड़ी बड़ी आंखों से मिली। तुम मुस्कुराए और आलसी आवाज में पूछा, तुम कब से जाग रही हो। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, अभी थोड़ी देर पहले। तुम्हें लगा यह लड़की सच में बहुत कम बोलती है। तुम्हारे अंदर उसे छेड़ने की इच्छा जागी। तुम अचानक आगे बढ़े और उसके गाल पर एक किस कर दिया। उसका चेहरा तो शांत रहा, लेकिन उसके कानों की लाली साफ बता रही थी कि वह शर्म से पिघल रही है। तुमने शरारती मुस्कान के साथ उसे फिर से चूम लिया, फिर संतुष्ट होकर बिस्तर से उठ गए। तुम ठान चुके थे कि उसके असली भाव चेहरे पर लाकर ही रहोगे। याचिंग-यान का दिल फिर से बेकाबू हो गया। वह जल्दी से उठी और कपड़े बदलने के लिए ड्रेसिंग रूम में चली गई। लेकिन अगले ही पल तुमने दरवाजा खोल दिया। तुम्हारी नजर सीधे उसकी पीठ पर पड़ी। सालों तक धूप न लगने से उसकी त्वचा बेहद गोरी और नाजुक थी, जैसे कोई बीमार लेकिन खूबसूरत लड़की हो। मगर उसकी पतली और फिट कमर ने तुम्हारी सारी नजरें अपनी ओर खींच ली। तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके कपड़ों के नीचे इतना आकर्षक शरीर छिपा होगा। अब जाकर याचिंग-यान सच में घबरा गई। उसने जल्दी से कपड़ा उठाकर खुद को ढक लिया। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। उसे इस हाल में देखकर तुम आखिर हंस पड़े। तुम्हें एहसास हुआ कि सिर्फ ऐसे मौकों पर ही वह अपनी असली भावनाएं दिखाती है, जैसे अभी वह सचमुच शर्मिंदा हो रही थी। तुम्हें लगा जैसे वह तुम्हें कोई बदतमीज आदमी समझ रही है। तुम थोड़ा नाराज हो गए, हम पति पत्नी हैं, फिर मुझसे इतनी दूरी क्यों। तुम जानबूझकर उसके करीब गए, उसके हाथ से कपड़ा खींच लिया और जल्दी से उसके सिर के ऊपर से पहनाने लगे। हाथ बाहर निकालो। तुम्हारी बात सुनकर शर्म से लाल हुई याचिंग-यान ने जल्दी से अपनी बाहें आस्तीनों में डाल दी। इस तरह तुमने खुद अपने हाथों से उसे कपड़े पहनाए। ये कहकर कि मैं जाकर तैयार होती हूँ, याचिंग-यान बिना पीछे देखे अपनी व्हील चेयर घुमाकर जल्दी से निकल गई। तुम उसकी भागती हुई पीठ को देखते रहे और तभी तुम्हें एहसास हुआ कि वह भी बस तुमसे 2 साल बड़ी एक साधारण लड़की ही है। इस पल में उसके चेहरे पर पहले वाली ठंडक और परिपक्वता नहीं थी, बल्कि एक अलग ही चंचलता और जीवंतता थी। तुम्हें अचानक समझ आने लगा कि आखिर उसके साथ कैसे पेश आना चाहिए। तुमने काला कोट पहना, एक टाई उठाई और सीधे ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गए। तुम उसके सामने झुककर बैठ गए और चुपचाप उसे देखने लगे। याचिंग-यान, मेरी टाई बांध दो। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन ठीक से नहीं बांध पाया। तुम्हारी नजरों से घबराकर उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। आखिर उसने आंखें बंद कर लीं और जल्दी जल्दी टाई बांधने लगी, लेकिन शायद ज्यादा जोर लग गया। अगले ही पल टाई इतनी कसकर बंध गई कि पूरा गांठ बन गया। याचिंग-यान टाई के सिरे को पकड़े हुए खुद ही स्तब्ध रह गई। तुमने गर्दन पर बने उस अजीब से गांठ को देखा और हंसी रोक नहीं पाई। अरे, ये तो मेरी नई टाई थी। वह आखिर ऐसा कैसे कर सकती थी। तुम्हारी हंसी सुनकर याचिंग-यान शर्म से पानी पानी हो गई। तुमने तुरंत मौका पकड़ लिया और नकली नाराजगी दिखाते हुए बोले, ये मेरी नई टाई थी, इसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। फिर मुस्कुराकर बोले, सजा यह है कि आज दोपहर तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी। लेकिन जो याचिंग-यान हमेशा तुम्हारी हर बात मान लेती थी, इस बार उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में मना कर दिया। आज दोपहर मुझे काम है, टाई के पैसे मैं दे दूंगी। इतना कहकर वह अपनी व्हील चेयर घुमाकर बाहर चली गई और तुम वहीं खड़े रह गए। अब तुम्हें समझ आया कि उसे घर से बाहर ले जाना सच में कितना मुश्किल है। आखिर तुमने दोबारा कपड़े बदले और नीचे चले गए। पेई जेहान पहले से ही तुम्हारे पास वाली कुर्सी पर बैठा था। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें लगातार तुम्हें देख रही थी। भैया, जल्दी आकर बैठो। तुम मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर बैठ गए। तभी पेई जेहान अचानक गंभीर चेहरे के साथ बोला, भैया, मैं भी आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही सब चौंक गए। पेई जेहान ने पूरी गंभीरता से जवाब दिया, क्योंकि मैं भी भैया के साथ सोना चाहता हूँ। दीदी सिर्फ इसलिए भैया के साथ सो सकती है
क्योंकि उन्होंने शादी की है। दूध पी रहे पेई जियानगुओ का तो लगभग दम ही रुक गया। वह हैरानी से तुम्हें देखने लगे। तुम इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे कि जमीन में गड़ जाना चाहते थे, लेकिन उससे भी ज्यादा तुम्हें माँ की बड़ा चढ़ाकर दी गई प्रतिक्रिया ने असहज कर दिया। ये सब आखिर हो क्या रहा था? उधर याचिंग्यान ने बस एक नजर तुम्हारी तरफ डाली। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुमने साफ देखा कि उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए थे। वह मुस्कुरा रही थी। तुमने अनजाने में अपने कान की लौ को छू लिया और यही छोटा सा हावभाव तुम्हारी सारी झेप जाहिर कर गया। तुम हल्की खांसी के साथ अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए पेई जियान के बाल सहलाने लगे। चलो, थोड़ी देर में भैया तुम्हें स्कूल छोड़ने जाएगा। छोटे भाई को स्कूल छोड़ने के बाद तुम बिना एक पल गंवाए सीधे पेई जियानगुओ को पकड़कर मसाज सेंटर ले गए। मसाज बेड पर लेटे हुए तुम बेहद आराम महसूस कर रहे थे। पापा, मजा आ रहा है ना? मैंने आपके लिए मेंबरशिप कार्ड भी बनवा दिया है, पैसे भी रिचार्ज कर दिए। अब आप अक्सर आकर आराम किया करो। दोबारा जिंदगी मिलने के बाद तुम्हें सच में महसूस हो रहा था कि सब कितना कीमती है। इस जन्म में तुमने ठान लिया था, अब खुलकर जीना है, अपने परिवार की रक्षा करनी है और पिछले जन्म के दुश्मनों से हर हिसाब बराबर करना है। पेई जियानगुओ मुंह से तो बोल रहे थे फिजूल पैसे मत खर्च करो, लेकिन चेहरे की मुस्कान छिपाई नहीं छिप रही थी। उधर याचिंग्यान भी खाली नहीं बैठी थी। वह कंप्यूटर के सामने बैठी तुम्हारी सुबह वाली टाई खोज रही थी। जल्द ही उसे पता चल गया कि वह विदेश के मशहूर ब्रांड FOSS का नया मॉडल है। उसने बिना सोचे सीधे विदेशी वेबसाइट से वही टाई ऑर्डर कर दी। उसी समय एक मिल्क टी कैफे में तुम्हारे खिलाफ एक साजिश तैयार हो रही थी। पेट दर्द मासूम सा चेहरा बनाकर एक खूबसूरत लड़की के सामने नाटक कर रहा था। शिनयान, बस इस बार मेरी मदद कर दो। मेरे पापा की कंपनी पूरी तरह मेरी बुआ यानी पेयू की माँ पर निर्भर है। अयू तुम्हें इतना पसंद करता है, बस एक बार उससे मिल लो। अगर वो नाराज होकर शिकायत कर दे तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। कुछ ही शब्दों में उसने तुम्हें एक बिगड़े हुए अमीर लड़के की तरह पेश कर दिया। सामने बैठी मेई शिनयान सचमुच उसकी बातों में आ गई। उसकी आंखों में दया और सुरक्षा की भावना भर गई। उसने पेट दर्द का हाथ पकड़ लिया। ठीक है, मैं एक बार फिर तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करूंगी। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। शिनयान, धन्यवाद। मुझे पता था तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो। पेट दर्द ने खुश होने का नाटक किया, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी साफ चमक रही थी। मेई शिनयान का घमंड और बढ़ गया। उसने गंभीरता से कहा, हमारे बीच धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं। उधर पेट दर्द पूरी तरह उसे अपने जाल में फंसा चुका था। उसने खुद को एक संस्कारी, शरीफ और आज्ञाकारी लड़के के रूप में पेश किया और तुम्हारे बारे में उसने ऐसा चित्र बनाया जैसे तुम एक बिगड़े हुए, बदतमीज और पढ़ाई से नफरत करने वाले अमीरजादे हो। मेई शिनयान ने उसकी हर बात सच मान ली। उसने मन ही मन ठान लिया कि आगे चलकर वह इस भोले लड़के की रक्षा करेगी। लेकिन उसे क्या पता था, वह भी पेट दर्द के जाल में फंसी हुई बस एक और शिकार थी। अगले ही पल उसने मेई शिनयान को मनाने के बाद तुम्हें मैसेज भेजा, शनिवार को मिलने का निमंत्रण। और उस समय तुम रसोई में पेई जियानगुओ की मदद कर रहे थे। हंसी मजाक लगातार चल रहा था। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा फोन चुपचाप ड्राइंग रूम की मेज पर पड़ा है और एक तूफान आने वाला है। तभी अचानक मोबाइल स्क्रीन चमकी। टीवी देखने का नाटक कर रही याचिंग्यान की नजर अनजाने में उस पर पड़ गई। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा नाम उसके दिल में चुभ गया, मेई शिनयान, और नीचे लिखा था शनिवार। मतलब तुम दोनों फिर मिलने वाले थे। उसका दिल एकदम नीचे गिर गया। दिल का दर्द और बेचैनी पागलों की तरह बढ़ने लगी। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसे तुमसे दूर रहना चाहिए, लेकिन उसके दिल की गहराई तुम्हारे करीब आने के लिए तड़प रही थी। तुम उसके लिए किसी चमत्कार जैसे थे, एक ऐसा सपना जिसे वह पूरे डर और श्रद्धा के साथ चाहती तो थी, लेकिन अपनी ही हीन भावना के कारण डरती थी कि कहीं वह सच ना हो जाए। रसोई से तुम्हारी और पेई जियानगुओ की हंसी की आवाज आ रही थी। वह बस अपने दिल का दर्द दबाकर बैठी रही। लेकिन जब तुम मुस्कुराते हुए उसके सामने आए और बोले, याचिंग्यान, खाना खाओ, फिर तुम उसकी व्हील चेयर पकड़कर धकेलने ही वाले थे कि उसने अचानक उसे लॉक कर दिया। मुझे मत धकेलो, मैं खुद आ जाऊंगी। तुम एक पल को ठिठक गए। आखिर तुम्हें हाथ पीछे खींचना पड़ा। तुम्हें लगा शायद तुमने उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी। डाइनिंग टेबल पर पेई जियानगुओ खुशी खुशी तुम्हारे बनाए खाने की तारीफ कर रहे थे। तुम थोड़ा शर्माते हुए कान छूकर बोले, मैंने पहली बार बनाया है, शायद स्वाद अच्छा ना हो। लेकिन याचिंग्यान ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप चॉपस्टिक उठाई और सबसे पहला कौर उसी डिश का लिया जो तुमने अपने हाथों से बनाई थी, क्योंकि चाहे वह तुम्हें खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, फिर भी तुम्हारे हाथों का बनाया खाना ठुकरा नहीं पा रही थी। खाना खत्म होते ही पेई जियानगुओ ने सीधे तुम्हें रसोई से बाहर निकाल दिया। तुम्हें मजबूरन याचिंग्यान के साथ ऊपर जाना पड़ा। तुम अपने कमरे में लौट आए, लेकिन वह फिर से बगल वाले कमरे में चली गई। शुरुआत में तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही तुमने फोन उठाया और पेट दर्द का भेजा हुआ मैसेज देखा, तुम्हें अचानक सब समझ आ गया। उस समय फोन ड्राइंग रूम की मेज पर पड़ा था, यानी उसने जरूर वो मैसेज देख लिया होगा, इसलिए वह अचानक चुप और उदास हो गई थी। तुम तुरंत बिस्तर से उछल पड़े, चप्पल पहनी और सीधे उसके कमरे की तरफ दौड़ गए। दरवाजा खोलते ही तुम्हारा शक सही निकला। वह पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रही थी, बस कंप्यूटर के सामने बैठी खोई हुई थी। तुम बिना कुछ बोले सीधे उसके पास गए और उसे व्हील चेयर समेत धक्का देकर अपने कमरे में ले आए। मुझे काम है, मुझे वापस यहाँ क्यों लाए? उसकी ठंडी आवाज सुनकर तुम्हें 200% यकीन हो गया कि वह झूठ बोल रही है। तुम उसे सीधे बिस्तर के पास ले गए। जो भी काम है बाद में करना, अभी दोपहर में सोने का समय है। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं नहीं सोना चाहती। याचिंग्यान ने तुरंत विरोध किया और व्हील चेयर घुमाकर जाने लगी। दिन में तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर सोना, उसे डर था कि वह अपने दिल पर काबू नहीं रख पाएगी, लेकिन तुम उसे अकेले बैठकर बेकार की बातें सोचने कैसे देते? अगले ही पल तुमने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया। तुमने उसका हाथ पकड़ लिया और बच्चे की तरह मान मनाने लगे। लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम नहीं होती तो मुझे नींद नहीं आती, मेरे साथ सो जाओ ना प्लीज पत्नी। उस मीठे पत्नी शब्द के बाद तुम्हें पूरा भरोसा था कि वह अब नहीं जा पाएगी। पत्नी? याचिंग्यान एकदम स्तब्ध रह गई। उसे लगा जैसे उसने गलत सुन लिया हो। तुमने देखा कि वह कुछ बोल नहीं रही तो फिर से पुकारा, पत्नी मेरे साथ थोड़ी देर सो जाओ ना, ठीक है?
अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि तुम सच में उसे पत्नी कह रहे हो। उसके दिल में जैसे हजारों आतिशबाजियां एक साथ फूट पड़ी। उसने अनजाने में धीरे से जवाब दिया, ठीक है। बस इन कुछ पत्नी शब्दों ने उसे पूरी तरह तुम्हारे सामने हारने पर मजबूर कर दिया। उसकी सारी समझदारी उसी पल गायब हो गई। जब तुमने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया और पिछली रात की तरह उसकी कमर पकड़कर बाहों में भर लिया, तब तुम सीधे मुद्दे पर आ गए। क्या तुमने मेरे फोन का मैसेज देखा था? अब उसके पास बचने की कोई जगह नहीं थी। याचिंग्यान ने तुरंत इनकार किया, नहीं, लेकिन उसके दिल में धक से हुआ। तो क्या तुमने अभी उसे पत्नी सिर्फ इसलिए कहा था ताकि ये पता लगा सको कि उसने तुम्हारा मैसेज देखा या नहीं? आखिरकार वह फिर से बेवजह उम्मीद लगा बैठी थी। उसने अपने दिल का दर्द छिपाया और गंभीर चेहरा बनाकर दोबारा कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। तुम तुरंत समझ गए कि अब तुम्हें थोड़ा बदमाश बनना पड़ेगा। अगले ही पल तुमने उसके गाल पर हल्का सा किस किया और धीमे से पूछा, तो फिर तुम्हारा मूड खराब क्यों है? उसका दिल जोर से कांप उठा। वह तुम्हारी इस सुंदर चेहरे वाली चाल का सामना नहीं कर पा रही थी। आखिर उसने सच बोल ही दिया, मैंने बस एक नजर देखी थी, कुछ शब्द दिख गए थे। तुमने आगे पूछा, क्या देखा था? लेकिन उसकी आंखों में छिपा दुख लगभग छलकने लगा। तुम तुरंत समझ गए कि उसने गलत मतलब निकाल लिया है। तुमने उसकी कमर को और कसकर पकड़ लिया और धीरे से कहा, बेकार की बातें मत सोचो, मैं मेई शिनयान को पसंद नहीं करता, अब मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। फिर तुमने गंभीर होकर कहा, आगे से अगर कुछ भी हो तो मुझे बताना, सब कुछ दिल में मत दबाया करो। लेकिन याचिंग्यान को तुम्हारी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। आखिर अगले बुधवार तुम्हें विदेश जाना था, वीजा तक तैयार हो चुका था। तुम पूरी तरह चुप हो गए। वाकई में वह एक जीनियस था। भविष्य में कंप्यूटर दुनिया का बड़ा नाम और गणित का प्रतिभाशाली बनने वाला था। काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था। कभी कभी कुछ हल्के सितारे टिमटिमा रहे थे। घने अंधेरे और बादलों के बीच कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन घर का माहौल साफ बता रहा था कि सब परेशानी में है। पूरा घर उदासी से भरा हुआ था और हर तरफ भारी तनाव महसूस हो रहा था। सोफे पर बैठी शाह वही चिंता करते हुए बोली, अब क्या करें जीजा जी, अब किसी भी हालत में मेरी मदद नहीं कर रहे। लगता है मुझे छत से कूदकर मर जाना चाहिए ताकि तुम दोनों पर बोझ न बनो। तुम मर जाएगी तो क्या होगा? घर की सारी जमा पूंजी तो पहले ही खत्म हो चुकी है, क्या हमें भूखा मरने के लिए छोड़ देगी? श्या मई गुस्से में खड़ी होकर आदमी को डांटने लगी, निकम्मे इंसान, सोचा था बहुत पैसा कमाएगा, लेकिन छोटी सी बात पर मरने की बातें करने लगता है। दिमाग भी नहीं चलता तुम्हारा। ये सुनकर श्या वही खुश होकर खड़ा हुआ और बोला, पत्नी तुम्हारे पास कोई तरीका है? जल्दी बताओ। तुम कितने बेवकूफ हो। तुम्हें पैसे इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि वो तुम्हारे जीजा जी हैं। अगर कोई और मांगेगा तो बात अलग होगी। ये कहकर श्या मई मुस्कुराई। श्या वही तुरंत समझ गया, हाँ, हम आयु से पैसे मंगवाएंगे। अगर बेटा खुद मांगेगा तो जीजा जी मना नहीं कर पाएंगे। श्या वही खुशी से पत्नी को चूमते हुए बोला, पत्नी तुम तो बहुत समझदार हो, मैं अभी आयु को फोन करता हूँ। तुम जैसे बेवकूफ आदमी से शादी की है, ना पैसा कमाना आता है, ना कोई हुनर है, बस एक अच्छी बात है कि मेरी हर बात मानते हो। श्या वही ने पत्नी की बात से सहमति जताई। सामने बैठकर बात करना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं उसे कल खाने पर बुला लेती हूँ। आयु बहुत दयालु बच्चा है, जब वह हमारी हालत देखेगा तो जरूर पैसे लेकर आएगा। और कल खूब रोना धोना करना। जाहिद आज जो मरने की बातें कर रहे थे वो भी बोल देना। श्या मई अपने पति की बातों से बहुत खुश थी। वह सोच रही थी कि इस बेवकूफ आदमी का सही इस्तेमाल करके ही उसे सफल बना सकती है। अगर यह प्रोजेक्ट सफल हो गया तो वह भी अमीर घरानों की औरतों में शामिल हो जाएगी। जब श्या जी और वेन मेलिंग जैसी आम लड़कियां अमीर घर की बहुएं बन सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? श्या मई गर्व से सोच रही थी कि वह अपने पति को खुद अमीर बना देगी। इसके बाद श्या वेई ने पत्नी को सोफे पर गिराते हुए कहा, पत्नी तुम तो मेरी सबसे बड़ी मददगार हो, आज मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। अरे धीरे, मेरी कमर टूट जाएगी। पति को इतना उत्साहित देखकर श्या मई अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। उसे लगा कि उसका आकर्षण अभी भी बरकरार है। 2 घंटे बाद उसने पति को रोकते हुए कहा, ऊपर चलो, अगर बेटा वापस आ गया तो देख लेगा। इतनी रात हो गई, आई थिंक अभी तक घर क्यों नहीं आया? श्या वही थोड़ा नाराज होकर बोला, एक लड़का इतनी देर तक बाहर क्या कर रहा है? अभी सिर्फ 10 बजे हैं, जरूर किसी काम में व्यस्त होगा। आतिंग को मैंने खुद पाला है, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा है। श्या मई को अपनी बेटी पर बहुत भरोसा था। उसे लगता था कि उसकी बेटी कभी बेवकूफ नहीं बनेगी। ठीक है, बेटी तुम्हारे भरोसे है तो मुझे चिंता नहीं। उधर दूसरी तरफ पेट दर्द होने के बावजूद वह मेई शिनयान को खुश करने के लिए उसके साथ दूध वाली चाय पीने और फिल्म देखने गया। कुल मिलाकर कपल्स जो चीजें डेट पर करते हैं उसने सब किया ताकि मेई शिनयान को लगे कि शायद वह सच में उससे प्यार करता है। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों प्रेमी हों, लेकिन बाहरी परिस्थितियों की वजह से अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। मेई शिनयान ने पेट दर्द वाले लड़के को घर छोड़ दिया। सोसाइटी के अंदर हल्की रोशनी में वह मुस्कुराते हुए बोली, आतिंग आज मेरे साथ फिल्म देखने के लिए धन्यवाद। मुझे वो फिल्म बहुत पसंद आई, लेकिन उसका अंत बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हीरो ने आखिर में अपनी पहली मोहब्बत को खो दिया। कितना दुखद था। ये कहते समय उसकी आंखों में प्यार साफ दिखाई दे रहा था। मेई शिनयान तुरंत उसका मतलब समझ गई और जल्दी से बोली, हाँ सच में बहुत दुखद था। अगर मैं कभी प्यार करूंगी तो जिंदगी भर उसी इंसान के साथ रहूंगी। शायद उसे वही जवाब मिल गया था जो वह सुनना चाहती थी। वह शर्माते हुए मुस्कुरा दी। मेई शिनयान को लगा कि यह उसके लिए इशारा है। अब बस इंतजार था उस दिन का जब उसके माता पिता उसे प्यार करने से नहीं रोकेंगे और वे दोनों एक दूसरे का पहला प्यार बनेंगे, जिंदगी भर साथ रहने वाला प्यार। मेई शिनयान अब तुम घर जाओ, मैं तुम्हें जाते हुए देखूंगी। वह मुस्कुराते हुए वहीं खड़ी रही। मेई शिनयान का दिल खुशी से भर गया। जिस लड़की को वह पसंद करती थी उसके इतने प्यार से पेश आने पर उसका सीधा साधा दिल पिघलने लगा। वह मुस्कुराकर मुड़ी, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि उसके जाते ही लड़की ने पीछे से आंखें घुमाई। आज उसे खुश करने के लिए उसने अपने 2-3 अमीर दोस्तों के बुलावे तक ठुकरा दिए थे। उसे लगा कि उसका बहुत नुकसान हो गया। घर लौटते हुए वह खुद को समझाने लगी, बस
कुछ दिन और सह लो, जब पे यू और मेई शिनयान दोनों विदेश चले जाएंगे तब या छिंगयान सिर्फ मेरी होगी। उधर मेई शिनयान पूरे रास्ते उसी के बारे में सोचती रही। अचानक उसका विदेश जाने का मन नहीं रहा। उसे डर था कि लंबी दूरी की वजह से उनके रिश्ते में दूरियां आ जाएंगी। वह 3 साल के लिए जाने वाली थी और 3 साल में बहुत कुछ बदल सकता है। वह यह जोखिम नहीं लेना चाहती थी। इसी समय तुम या छिंगयान के साथ एक ही बिस्तर पर लेटे हुए थे। तुम्हारे अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा था। तभी या छिंगयान ने पीछे से तुम्हारी कमर पकड़ ली और धीमी आवाज में बोली, आयो, तुम मुझे गले लगाकर क्यों नहीं सोते? तुम तुरंत सख्त पड़ गए। दोपहर का वह पल अभी भी याद था जब उसने तुम्हें अपने अंदाज से पूरी तरह घुमा दिया था। तभी तुम्हें समझ आया कि असली चालाकी क्या होती है। लेकिन जैसे ही वह बोलती, तुम्हारा दिल फिर से उसके लिए दर्द करने लगता। तुम्हें याद आने लगा कि उसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया था। वह बार बार तुम्हें सॉफ्टवेयर बनाना सिखाती रही, भले ही तुम वही सॉफ्टवेयर अपनी प्रतिद्वंदी मेई शिनयान को दे रहे थे। तुम्हें उसके दर्द का एहसास हुआ। वह तुम्हें किसी और के साथ देखकर कितनी टूट जाती होगी। अब तुम्हें समझ आया कि बाद में उसने अपनी टांग का इलाज क्यों छोड़ दिया था। वह इलाज नहीं छोड़ रही थी, वह जीना छोड़ रही थी। यह सोचकर तुम खुद को रोक नहीं पाए। अगले ही पल तुमने पलटकर उसे कसकर गले लगा लिया और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छिपा लिया। तुम बस चाहते थे कि वह जिंदा रहे। तुम भारी आवाज में बोले, या छिंगयान, भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपनी जिंदगी कभी मत छोड़ना। मुझे चाहिए कि तुम हमेशा जिंदा रहो। मुझसे वादा करो प्लीज। लेकिन तुम्हें क्या पता था कि तुम्हारी यह सच्ची बात उसके कानों में बिछड़ने की चेतावनी जैसी लगी। वह डर गई। उसे लगा कि तुम कभी भी उसे छोड़कर जा सकते हो। उसे लगा कि इन दिनों की नजदीकियां बस थोड़े समय की दया थी। जब तुम फिर से प्यार से उससे विनती करने लगे तो उसका दिल फिर से ठंडा पड़ गया। अगले ही पल उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर मुझे किस करो, तभी मैं मानूंगी। तुम्हें कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। तुम खुशी से उसे पकड़कर चूमने लगे। तुम उसी तरह धीरे धीरे और मासूमियत से उसके होंठों को छूने लगे जैसे उसने दोपहर में किया था। लेकिन अचानक वह बदल गई। उसने पूरी तरह तुम्हें अपने कब्जे में ले लिया। वह प्यार भरा चुंबन नहीं था, बल्कि गुस्से और दर्द से भरी दीवानगी थी। उसने जोर से तुम्हारे होंठ काट ली। दर्द से तुम चीख उठे। खून की हल्की गंध हवा में फैल गई। लेकिन उसने बड़े प्यार से उस खून को साफ कर दिया। उसके अंदर बदले की अजीब संतुष्टि थी। फिर वह तुम्हारे कान के पास आकर सबसे नरम आवाज में बोली, आयो, मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। और तब मैं क्या कर बैठूंगी मुझे खुद नहीं पता। उसकी आवाज सुनकर तुम्हारा शरीर कांप उठा। तुम्हारे डर ने उसे गलत समझा दिया। उसे लगा कि तुम सच में उसे छोड़ने का सोच चुके थे। तुम तुरंत पछताने लगे। तुमने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे, पूरी जिंदगी, कभी अलग नहीं होंगे। तुम्हारी बात सुनकर उसने बस हल्के से कहा, ठीक है, आज जो कहा है उसे याद रखना। तुम्हें लगा कि आखिरकार तुमने उसे मना लिया है। तुरंत उसके कान में फुसफुसाकर बोले, मेरे होंठ बहुत दर्द कर रहे हैं, क्या तुम कुत्ते हो? लेकिन उसने अचानक तुम्हारी कमर पकड़कर तुम्हें अपनी तरफ खींच लिया और कान में हंसते हुए बोली, क्या करूं, तुम बहुत स्वादिष्ट हो। मैं खुद को रोक नहीं पाई। तुम थोड़े बेबस होकर बोले, मुझे कल स्कूल भी जाना है, अब लोगों का सामना कैसे करूंगा? उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। वह अधिकार जताते हुए बोली, और अच्छा है, अब सबको पता चल जाएगा कि तुम पहले से किसी के हो। अगली सुबह जागते ही तुम सबसे पहले शीशे के पास भागे। अपने होंठ पर पड़े कट को देखकर तुम्हारा गुस्सा बढ़ गया। तुम वापस कमरे में गए और अभी सो रही या छिंगयान को जगा दिया। फिर उसकी गर्दन पर जोर से काट लिया। तुमने मुझे काटा था ना, अब मैं भी काटूंगा। लेकिन या छिंगयान नाराज होने के बजाय मुस्कुराकर बोली, थोड़ा और जोर से काटो, अच्छा होगा अगर निशान रह जाए। इसे मैं तुम्हारा निशान मानूंगी। मेरे ऊपर सिर्फ तुम्हारा हक है। तुम पूरी तरह हैरान रह गए। ये लड़की कहीं पागल तो नहीं? तुमने तुरंत उसे छोड़ दिया। अब और जोर से काटने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन वह गर्दन पर बने निशान को छूते हुए बड़े मजे से बोली, क्या हुआ, अब क्यों रुक गए? अच्छे बच्चे बनो, फिर से काटो। उसकी अजीब मुस्कान देखकर तुम्हारे दिल में घबराहट होने लगी। तुम जल्दी से बाथरूम भाग गए। क्या ये वही शांत और कम बोलने वाली या छिंगयान थी? अब तो वह लगातार छेड़ने वाली बातें कर रही थी और थोड़ा डरावनी भी लग रही थी। तैयार होकर जब तुम नीचे आए तो समझ नहीं पा रहे थे कि इस नई या छिंगयान का सामना कैसे करो। तभी तुम्हारा छोटा भाई पेईजहान चिंता से तुम्हारे होंठ की तरफ इशारा करके बोला, भैया आपके होंठ को क्या हुआ? तुम तुरंत घबरा गए और जल्दी से बोले, कुछ नहीं, गलती से कट गया। उसी समय या छिंगयान व्हील चेयर पर नीचे आई। अब वे फिर से पहले जैसी शांत दिख रही थी। तुमने राहत की सांस ली ही थी कि छोटे भाई की तेज आवाज फिर गूंजी, दीदी आपकी गर्दन को क्या हुआ? तुम्हारे गले में खाना अटक गया और तुम जोर जोर से खांसने लगे। अब तो सच में बुरा फंस गए थे। पेईजहान भी उसकी गर्दन की तरफ देखने लगे और खुद भी खांस पड़े। अगले ही पल छोटा भाई गंभीर चेहरे से बोला, दीदी क्या आप दोनों लड़ाई कर रहे थे? मुझे लगता है भैया के होंठ आपने ही काटे हैं। आप लड़की होकर लोगों को काटती क्यों हैं? तुम्हारा मन किया कि वहीं जमीन में गड़ जाओ। इतनी छोटी बात को भाई ने ऐसा बना दिया कि अब पूरा परिवार कुछ और ही सोचने लगा। तुम तुरंत सिर झुकाकर खाना खाने लगे, बस किसी तरह उस शर्मनाक माहौल से भागना चाहते थे। लेकिन या छिंगयान बिल्कुल शांत बैठी रही। उसके चेहरे पर शर्म का नाम तक नहीं था। तुम उसकी हिम्मत देखकर हैरान थे। गलती दोनों की थी, लेकिन शर्म सिर्फ तुम्हें आ रही थी। शायद तुम्हारी चमड़ी अभी उतनी मोटी नहीं हुई थी। मैं खाना खा चुका। तुमने अचानक कटोरी रखी और सीधे ऊपर भाग गए। पीछे से छोटे भाई की मासूम आवाज आई, क्या भैया को स्कूल के लिए देर हो रही है? तुम जल्दी से बैग लेकर नीचे भागे और जाते जाते जोर से बोले, मुझे देर हो रही है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। और फिर तुरंत कार लेकर उस शर्मनाक माहौल से भाग निकले। लेकिन तुम्हारे जाते ही या छिंगयान ने ऑफिस जाने वाले पेईजहान को रोक लिया। दोनों सोफे पर बैठ गए। या छिंगयान शांत आवाज में बोली, पापा मैं आयु के साथ अलग घर में रहना चाहती हूँ। असल में उसने यह फैसला पहले ही कर लिया था। जब से उसने तय किया था कि वह तुम्हें सिर्फ अपना बनाएगी, तब से सही मौके का इंतजार कर रही थी। और आज सुबह की शर्मिंदगी उसके लिए सबसे अच्छा मौका बन गई। आखिर तुम दोनों पति पत्नी थे।
भविष्य में और भी करीबियां बढ़ेंगी। घर वालों के सामने सब आसान नहीं था। पेई जानगुओ कुछ देर सोचकर बोले, क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है? या छिंगयान ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, मैं घर भी खरीद चुकी हूँ। ये सुनकर उन्हें समझ आ गया कि उसने सब सोच समझ कर फैसला लिया है। वह उसे रोकना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें उसकी काबिलियत और समझ पर पूरा भरोसा था। पेई कंपनी के इंटरनेट प्लेटफॉर्म और कई निवेश प्रोजेक्ट्स में भी या छिंगयान का बहुत बड़ा योगदान था। पेई जानगुओ हमेशा यही सोचते थे कि तुम्हारी शादी या छिंगयान से होना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है, इसलिए उन्होंने जल्दी ही हामी भर दी। जब तुमने घर भी खरीद लिया है तो तुम दोनों अलग जाकर रह सकते हो, बस समय समय पर घर वापस आकर मिलते रहना। यहाँ तक कि उन्होंने मन ही मन सोचना भी शुरू कर दिया था कि शायद अब जल्द ही उन्हें पोती या पोता देखने को मिल जाएगा। या छिंगयान ये सुनकर धीरे से बोली, धन्यवाद पापा, मैं और आयु अक्सर वापस आकर आप लोगों से मिलेंगे। इसके बाद पेई जानगुओ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आयु को मैंने बहुत बिगाड़ दिया है, भविष्य में तुम्हें ही उसे थोड़ा संभालना पड़ेगा। या छिंगयान ने गंभीरता से जवाब दिया, पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आयु का अच्छे से ख्याल रखूंगी। जब तक तुम भागने की कोशिश नहीं करोगे, वह सच में तुम्हें हथेली पर रखकर संभालने वाली थी। पेई जानगुओ के जाने के बाद या छिंगयान के होंठों पर हल्की जीत वाली मुस्कान आ गई। उसी समय तुम्हारा फोन बजा। स्क्रीन पर मौसा जी लिखा देखकर तुम्हारी आंखों में नफरत की झलक आई, लेकिन फिर भी तुमने मुस्कुराते हुए कॉल उठा लिया। मौसा जी, फोन के दूसरी तरफ से श्यावेई की आवाज आई, आयु क्या कर रहे हो? इतने दिनों से हमारे घर नहीं आए, क्या तुम्हें अपने मौसी मौसा की याद नहीं आती? तुम मन ही मन ठंडा सा हंसे। याद आती है मरते हुए देखने की। इतने सालों से जब भी तुम उनके घर जाते तुम्हें खूब पैसे खर्च करने पड़ते थे। मौसा के लिए महंगी घड़ी, कजिन के लिए गेमिंग कंसोल। वे तुम्हें रिश्तेदार नहीं, चलती फिरती एटीएम मशीन समझते थे। लेकिन इस बार तुम्हारी आवाज मासूम बनी रही। मैं स्कूल में हूँ तो फिर आज रात आपके घर खाना खा लूं? अब जब वे खुद तुम्हें बुला रहे थे तो पहले जो कुछ तुमसे लिया गया था वह सब ब्याज समेत वापस लेने का समय आ गया था। ठीक है, बिल्कुल आना। उधर फोन कटते ही श्यामेई ने अपने पति के चेहरे की खुशी देखकर मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि यह बेवकूफ आखिर जाल में फंस ही गया। आज रात की दावत असल में एक जाल थी और वे तुम्हारे खुद उसमें आने का इंतजार कर रहे थे। फोन रखने के बाद तुम्हारे होंठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। फिर तुमने घर के लैंडलाइन पर कॉल किया, लेकिन दूसरी तरफ से या छिंगयान की आवाज आई, आयु क्या बात है? तुम हैरान रह गए। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ? तुम नहीं जानते थे कि इस घर के लैंडलाइन पर तुम्हारे अलावा कोई कॉल ही नहीं करता था। तुमने मन की घबराहट दबाते हुए कहा, पापा को बता देना मैं आज रात घर पर खाना नहीं खाऊंगा। तुम्हारे इतना कहते ही जैसे फोन के दूसरी तरफ का माहौल अचानक ठंडा पड़ गया। कल रात तक तुम दोनों इतने करीब थे और आज तुम घर नहीं लौट रहे थे। या छिंगयान के मन में ठंडी हंसी गूंजी। बहुत अच्छा पेई, अगर दूर जाना चाहते हो तो कोशिश करके देख लो। इस जिंदगी में तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते, लेकिन तुम्हें आने वाले खतरे का अंदाजा तक नहीं था। तुमने नाराज होकर कहा, या छिंगयान तुमने सुना भी या नहीं? उसने बस हल्की हूं कहा और तुरंत फोन काट दिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर एक शब्द और बोली तो खुद को रोक नहीं पाएगी और पूछ बैठेगी, क्या तुम फिर से मेई शिनयान के पास जा रहे हो? फोन काटने के बाद वह व्हीलचेयर घुमाकर ऊपर चली गई, फिर पूरी तरह कोडिंग की दुनिया में डूब गई। कुछ ही देर में उसने तुम्हें ट्रैक करने वाला एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। बिल्ली और चूहे का खेल अब शुरू होता है। उधर तुम क्लासरूम में बैठे हुए अचानक अजीब बेचैनी महसूस करने लगे। तुम्हारी पीठ में सिहरन दौड़ गई और तुम्हें छींक भी आ गई। पास बैठी एक लड़की ने तुम्हें टिश्यू दिया। तुम मुस्कुराकर थैंक यू बोले, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चला कि किसी ने उसी पल की फोटो खींचकर कॉलेज फोरम पर डाल दी। उसका शीर्षक था, मेंढक हंस बनने का सपना देख रहा है। उधर घर में बैठी या छिंगयान ने भी वह फोटो देख ली। तस्वीर में तुम्हारी चमकती मुस्कान उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभ गई। तुम दूसरों के सामने इतना खुश होकर मुस्कुरा सकते हो, लेकिन मेरे लिए कभी दिल से नहीं मुस्कुराए। उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। उसने कुछ ही मिनटों में उस लड़की की पूरी जानकारी निकलवा ली। गरीब परिवार, बीमार पिता। या छिंगयान ने ठंडे स्वर में सोचा, तो यह मेरी सीढ़ी बनकर ऊपर चढ़ना चाहती है। उसने तय कर लिया कि वह लड़की जानबूझकर तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही है। उधर तुम मौसा के घर जाते समय अचानक चौंक पड़े। तुम्हें याद आ गया कि वह टिश्यू देने वाली लड़की कौन थी। वह उसी लड़के की बहन थी जिसने बाद में मेई शिनयान के साथ मिलकर पेई परिवार की कंपनी का पैसा हड़प लिया था। पिछले जन्म में वही लड़का तुम्हारे सामने उसकी तस्वीर लेकर चिल्लाया था, तुम ही मेरी बहन के कातिल हो। उसने तुम पर आरोप लगाया था कि तुम्हारी वजह से फैली अफवाहों को सह न पाने के कारण उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली। तुमने अचानक जोर से ब्रेक लगा दी। दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या इसका मतलब उसकी मौत इसी समय हुई थी? तुमने तुरंत फोन निकाला और कॉलेज फोरम खोल दिया। जैसा तुमने सोचा था, वहाँ लोग लगातार उस लड़की को बदनाम कर रहे थे। मेंढक हंस बनने का सपना देख रहा है, अमीर घर में शादी करने का सपना। ऊपर से ये बातें तुम्हारी तारीफ जैसी लग रही थी, लेकिन असल में धीरे धीरे तुम्हें ही दोषी बनाया जा रहा था। वाह, क्या चाल चली गई थी, दूसरे के हाथों हत्या करवाना। अब तुम्हें समझ आया कि पिछले जन्म में मौत होने के बाद भी सारा दोष तुम्हारे सिर पर क्यों डाल दिया गया था। तुम तुरंत पास के एक इंटरनेट कैफे में गए और बैठते ही उस पोस्ट को हैक करके डिलीट कर दिया। लेकिन जैसे ही तुम कंप्यूटर बंद करके उठने वाले थे, वही पोस्ट फिर से सामने आ गई।
तुम तुरंत वापस बैठ गए और दोबारा उसे हटाने लगे। लेकिन इस बार सामने वाला हर बार तुमसे एक कदम आगे निकल रहा था। तुम्हारे हर हमले को वह आसानी से तोड़ देता। तुम गुस्से से फटने वाले थे। इतने साल कंप्यूटर सीखा और आज एक अनजान हैकर से हार रहे थे। अब साफ था कि सामने वाला जानबूझकर तुम्हारे खिलाफ लड़ रहा है। तुम्हें महसूस हुआ कि इस बार तुम किसी बड़े खिलाड़ी से भिड़ गए हो। तभी अचानक तुम्हारे दिमाग में एक नाम आया, या छिंगयान। तुमने तुरंत उसे फोन लगाया। तुम्हारी आवाज में अनजाने में थोड़ा प्यार और मनोहार आ गई। या छिंगयान, क्या तुम अब भी बिजी हो? क्या मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? फोन के दूसरी तरफ या छिंगयान के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। नहीं, बताओ क्या काम है? एक पोस्ट है, उसे हैक करके हटाना है। मैं लिंक भेजता हूँ, वापस आकर तुम्हारे लिए मिठाई भी लाऊंगा। या छिंगयान हल्के से हंसी। तो तुम मुझे मिठाई देकर खरीदना चाहते हो? क्या नहीं कर सकता, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। बताओ क्या खाना है? तुम्हें पता नहीं था कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इन 4 शब्दों ने उसका पूरा मूड बदल दिया। उसने धीरे से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने बिना झिझक जवाब दिया, मौसी लोग मुझे याद कर रहे थे, वहीं खाना खाने जा रहा हूँ और फिर वापस आ जाऊंगा। बताओ क्या खाना है? ये सुनते ही कि तुम मेई शिनयान से मिलने नहीं जा रहे, या छिंगयान का दिल तुरंत हल्का हो गया। वह धीरे से बोली, जो भी तुम लाओगे मुझे पसंद आएगा। ठीक है, मैं देख लूंगा, तुम बस जल्दी से उस पोस्ट को हटा दो। तुमने तुरंत लिंक भेजा और फोन काट दिया। आखिर यह किसी की जान का मामला था। अब जब काम या छिंगयान को दे दिया था तो तुम निश्चिंत होकर इंटरनेट कैफे से बाहर निकल गए। लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं था कि जैसे ही या छिंगयान ने वह पोस्ट खोली, वह कुछ पल के लिए चौंक गई। ये वही पोस्ट थी जिसे हटाने के लिए वह अभी कुछ देर पहले किसी से लड़ रही थी। उसने तुरंत सामने वाले का आईपी ट्रेस किया। लोकेशन एक इंटरनेट कैफे। एक पल में उसके दिमाग में अनगिनत सवाल दौड़ गए। आयु ने मुझसे यही पोस्ट हटाने को क्यों कहा? क्या अभी जो मुझसे लड़ रहा था उसे आयु जानता है? क्या वह मुझसे हार गया इसलिए आयु ने मेरी मदद ली? और सबसे बड़ी बात, आयु इस लड़की की मदद क्यों कर रहा है? या छिंगयान का दिमाग सवालों से भर गया। लेकिन वह जानती थी कि सच्चाई सिर्फ तुम्हारे लौटने के बाद ही पता चलेगी। जहां तक खुद की बनाई पोस्ट हटाने की बात थी, वह उसके लिए बच्चों का खेल था। उसने हल्के से कीबोर्ड दबाया और पोस्ट हमेशा के लिए गायब हो गई। उसे दोबारा वापस लाना अब नामुमकिन था। उधर तुम जैसे ही मौसी के घर पहुंचे, श्यामई तुरंत मुस्कुराकर तुम्हारा हाथ पकड़ते हुए बोली, आयु, तुम्हारा चेहरा कितना दुबला हो गया है। उसकी बातों के पीछे छिपा मतलब साफ था। वह इशारों में कह रही थी कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें ठीक से नहीं रखती। तुम भी उसी लहजे में बोले, हाँ, उस औरत के हाथ का खाना भला मौसी के खाने जैसा कैसे हो सकता है? ये सुनकर श्यामई और खुश हो गई। तुम जितना वैन मेलिंग से नफरत करते दिखते, उन्हें उतनी ही खुशी होती। लेकिन जैसे ही तुम खाने की टेबल पर बैठे, तुम दंग रह गए। पूरा टेबल खराब सब्जियों और बासी खाने से भरा था। ये इंसानों का खाना कम, गरीबी का नाटक ज्यादा लग रहा था। सच में पूरा ड्रामा तैयार किया गया था। श्यामई मुस्कुराकर तुम्हारे लिए कुर्सी खींचते हुए बोली, आयु, हंसना मत, तुम्हारे मौसा का निवेश डूब गया, घर का सारा पैसा खत्म हो गया, अब तो हमें यही खाना पड़ रहा है, तुम बुरा मत मानना। इतना कहकर उसने तुम्हारी प्लेट में वे खराब सब्जियां डाल दी। तुमसे वे खाना खाया ही नहीं जा रहा था। तुमने धीरे से कटोरी एक तरफ रखते हुए पूछा, मौसी, मौसा ने आखिर किस चीज में निवेश किया था? इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया? बस तुम्हारे इतना पूछते ही श्यामई तुरंत एक्टिंग मोड में आ गई। उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। अब क्या करें? सूखी रोटी खाकर भी जिंदगी काटनी पड़ेगी। सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है कि घर की पूरी जमा पूंजी भी कर्ज नहीं चुका पा रही। अब तो लोग घर आकर पैसे मांगेंगे। जितना वह बोल रही थी उतना ही रोना बढ़ता जा रहा था। हम तो ये घर भी बेचने वाले हैं। आयु, अब तुम हमारे घर मत आया करो, कहीं कर्जदार तुम्हें भी परेशान न करें। उसी समय श्यावेई भी पछतावे वाला चेहरा बनाकर बोला, श्यामई, तुम मत रो, जरूरत पड़ी तो मैं बिल्डिंग से कूद कर जान दे दूंगा, कम से कम सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये सुनकर श्यामई तुरंत घबराकर उसका हाथ पकड़ ली। ये कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो? अगर तुम मर गए तो मैं और बेटा क्या करेंगे? तुम टेबल पर बैठे उन्हें ठंडे चेहरे से एक दूसरे के साथ नाटक करते हुए देखते रहे। तुम्हारे दिल में सिर्फ मजाक और ताने थे। वाह, नाटक तो पूरा तैयार है, अब बस मेरे जैसे मुख्य किरदार के फंसने का इंतजार है। तुम तुरंत चिंतित चेहरा बनाकर बोले, मौसा जी, आप ऐसा मत सोचिए, आखिर कितने पैसों की कमी है? क्या आपने पापा से उधार मांगा? श्यामई और श्यावेई ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन मुस्कुराए। मछली कांटे में फंस चुकी थी। श्यावेई ने लंबी सांस लेकर कहा, जियानगो बोले कि कंपनी में पैसों की कमी चल रही है, उनके पास देने के लिए पैसे नहीं है। तुरंत श्यामई ने बात पकड़ ली और दुखी आवाज में बोली, आयु, जियानगो हमें पैसे देना ही नहीं चाहते, वो तो पैसा वैन मेलिंग और उसके परिवार के लिए बचाकर रखना चाहते हैं। तुम्हारी माँ तो बहुत पहले गुजर गई, अब तुम्हारे अपने रिश्तेदार भी जी नहीं पा रहे। आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे चेहरे पर तुरंत भावुकता आ गई। तुम अचानक खड़े होकर दृढ़ आवाज में बोले, मैं कभी भी पापा को माँ के पैसे वैन मेलिंग के परिवार को देने नहीं दूंगा। मौसा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पापा से आपके लिए पैसे जरूर दिलवाऊंगा। तुम्हारी बात सुनते ही श्यामई उत्साहित होकर तुम्हारा हाथ पकड़ ली। आयु, तुम सच में बहुत अच्छे बच्चे हो, हमने तुम्हें यूं ही प्यार नहीं किया। तुमने भी तुरंत गंभीर चेहरा बनाकर कहा, मेरी माँ नहीं रही, अब आप लोग ही मेरे सबसे अपने हैं। मौसी, आखिर कितने पैसों की जरूरत है? मैं जाकर पापा से बात करता हूँ। श्यावेई ने थोड़ा झिझकने का नाटक करते हुए कहा, इस प्रोजेक्ट में अभी करीब 1.5 अरब युआन की कमी है। फिर उसने लंबी सांस ली। इतनी बड़ी रकम, पता नहीं पेई जियानगो मदद करेंगे भी या नहीं। 1.5 अरब? तुम मन ही मन ठंडी हंसी हंसे। वाह, कितना बड़ा मुंह खोला है। पहले तुम बेवकूफ थे, तुम्हें लगता था बस कुछ करोड़ की कमी होगी। अब समझ आया कि पिता को मुनाफे वाले प्रोजेक्ट तक बेचने क्यों पड़े थे। अगर सच में इतनी गरीबी है तो चलो इस नाटक को थोड़ा और असली बनाते हैं। तुम्हारे होंठों पर हल्की चालाक मुस्कान आई। अचानक तुम श्यामई का हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ चल पड़े। मौसी, मेरा एक दोस्त सेकंड हैंड लग्जरी सामान खरीदता है, चलो आपके पुराने सामान बेच देते हैं, थोड़े पैसे और आ जाएंगे, कम से कम खाना तो अच्छा खा पाएंगे। ये सुनते ही श्यामई घबरा गई, वह हाथ छुड़ाने लगी। आयु,
उन चीजों की कोई खास कीमत नहीं है, रहने दो। लेकिन तुम कहाँ मानने वाले थे? अरे नहीं मौसी, वो मेरा दोस्त है, धोखा नहीं देगा। मैंने आपके और कजिन के लिए जो चीजें खरीदी थी उनकी कीमत लाखों में थी, भले सस्ते में बिके फिर भी कुछ पैसे तो मिलेंगे। देखिए ना, आप लोग इतनी खराब हालत में खाना खा रहे हैं, कहीं तबीयत खराब हो गई तो जब बाद में पैसा आ जाएगा तो सब दोबारा खरीद लेना। तुम्हारी बातों ने उसे पूरी तरह चुप करा दिया। तुम सीधे उसे कमरे में ले गए। अगले ही पल तुमने उसकी अलमारी साफ करनी शुरू कर दी। मौसी, ये क्लासिक बैग तो अच्छे पैसे देगा। श्याम मई का दिल टूट रहा था। असल में वह बैग हजारों नहीं लाखों का था, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह खुद को समझा रही थी, छोटी बात सह लो, बड़ा फायदा बाद में मिलेगा। मौसी की अलमारी खाली करने के बाद तुम सीधे कजिन के कमरे में घुस गए। तुमने लिमिटेड एडिशन जूते उठाकर देखा और बोले, ये जूते शायद 2000 के बिक जाएंगे। श्याम मई का दिल रो पड़ा। वो जूते उसने 30,000 से ज्यादा में खरीदे थे, लेकिन तुम बिल्कुल बेपरवाह थे। कुछ ही देर में कमरे की सारी महंगी चीजें बड़े बैग में भर दी। तुम बैग बाहर ले जाकर फिर लौट आए और मौसा के कमरे से भी सामान उठाने लगे। तभी तुम्हारी नजर पड़ी कि श्याम मई चुपके से कुछ चीजें वापस निकाल रही है। तुम तुरंत दौड़कर उसके हाथ से सामान छीन लाए। फिर गंभीर चेहरा बनाकर बोले, मौसी, अभी सबसे जरूरी समय है, हमें मिलकर इस मुश्किल से बाहर निकलना होगा। 1.5 अरब कोई छोटी रकम नहीं है। पता नहीं पापा कितनी मदद कर पाएंगे। जरूरत पड़ी तो मैं अपनी चीजें भी बेच दूंगा। हम सब मिलकर ये मुश्किल पार करेंगे। तुम्हारी इतनी सच्ची और भावुक बातें सुनकर श्याम मई मन ही मन तुम्हें गालियां दे रही थी। मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। ये लड़का सच में सब बेचने पर उतर आया, लेकिन अब वह खुद ही अपने जाल में फंस चुकी थी। मजबूरी में उसने दर्द भरे दिल से सामान वापस बैग में डाल दिया। उसका दिल सच में रो रहा था। उधर तुम उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराए। बस ऐसे ही मौसी, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। श्याम मई को लगा कि अब खून की उल्टी हो जाएगी। उसे जिंदगी में पहली बार अपनी चाल पर पछतावा हो रहा था। काश मैंने ये सब पहले ही कहीं छुपा दिया होता। अगले ही पल तुम 2 बड़े-बड़े बैग उठाकर नीचे उतर आए। हाथों पर लाल निशान पड़ गए थे, लेकिन तुम्हारे दिल में गजब की खुशी थी। अगर ये लोग नाटक खेलना चाहते हैं तो मैं भी इसे पूरी तरह असली बना दूंगा। नीचे खड़ी श्याम मई तुम्हें इतने सारे बैग के साथ देखकर हैरान रह गई। आयो, ये सब क्या है? तुमने तुरंत दुखी होने का नाटक शुरू कर दिया। मौसा जी, ये सब मौसी का मेरे लिए प्यार और समर्थन है। मैं अभी जाकर पापा से पैसों की बात करता हूँ, लेकिन आप ऐसा कोई गलत कदम मत उठाइएगा। इतना कहकर तुम बिना पीछे देखे जल्दी से बाहर निकल गए। यहाँ तक कि पैसे जुटाने की जल्दी में खाना तक नहीं खाया। श्याम मई तुम्हारी बातों से इतना भावुक हो गया कि खुद तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने आया। सिर्फ श्याम मई ही थी जो जबरदस्ती मुस्कान रोक रही थी। उसकी हंसी लगभग निकल ही गई थी। तुम कार चलाते हुए गाना गुनगुनाने लगे। तुम्हारे दिमाग में पहले से साफ था, जैसे ही मेरी कार यहाँ से जाएगी, इनकी प्लेटों में पड़े सड़े पत्ते गायब होकर सीधे महंगे खाने में बदल जाएंगे। रास्ते में तुम एक मिठाई की दुकान पर रुके और बड़े ध्यान से या छिंग्यान के लिए मिठाइयां चुनने लगे। उधर घर में या छिंग्यान खिड़की के पास बैठी दूर से तुम्हारी कार लौटती देख रही थी। उसके दिल में हल्की खुशी दौड़ गई। वह तुरंत व्हील चेयर लेकर नीचे आई और ऐसे टीवी देखने लगी जैसे बस यूं ही बैठी हो। कुछ ही देर बाद तुम मिठाई लेकर खुश कदमों से अंदर आए। पत्नी, मैं आ गया। तुम्हारा मूड बहुत अच्छा था। तुम लगभग दौड़ते हुए उसके पास गए और मिठाई उसके सामने हिलाते हुए बोले, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, चखोगी? तुम्हारे मुंह से निकला पत्नी शब्द सुनते ही या छिंग्यान का दिल खुश हो गया। अगले ही पल उसने तुम्हें बाहों में भर लिया और हल्के से तुम्हें चूम लिया। वह मुस्कुराकर बोली, इतने खुश क्यों हो? क्या तुम्हारी मौसी ने आज बहुत अच्छा खाना खिलाया? उसे पता था कि तुम्हारा अपनी मौसी के घर से अच्छा रिश्ता है, इसलिए उसे लगा तुम आज बहुत खुश होकर लौटे हो। लेकिन तुमने उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहा, तुमसे जल्दी मिलने के लिए मैंने वहाँ खाना भी नहीं खाया। मौसी को बेवकूफ बनाने वाली बात तुमने फिलहाल उसे छुपा ली। ये सुनते ही या छिंग्यान का सारा उदास मन साफ हो गया। वह तुरंत बोली, तो बताओ क्या खाना है, मैं बनाती हूँ। तुम उसके गले से अलग होकर बोले, नहीं तुम मत बनाओ, मैं खुद किचन में कुछ बना लूंगा। असल में तुम्हें बहुत भूख लगी थी। तुम मुड़कर किचन की तरफ चले गए, लेकिन तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि या छिंग्यान भी व्हील चेयर घुमाकर तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगी। उसकी नजरें लगातार तुम पर टिकी थी। तुम रुक कर बोले, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने उसकी व्हील चेयर बाहर की तरफ घुमाने की कोशिश की। ऊपर जाकर इंतजार करो, मैं कुछ खाकर आता हूँ। तुम तो बस फ्रिज से अंडे निकालकर जल्दी से कुछ बनाने वाले थे, लेकिन याद छिंग्यान ने ऊपर देखकर गंभीर चेहरे से कहा, मुझे भी भूख लगी है। तुम एकदम चुप रह गए। अभी थोड़ी देर पहले ही तो खाना खाया था, इतनी जल्दी फिर भूख लग गई? अगले ही पल उसने हल्की उदास आवाज में कहा, जब तुम घर पर नहीं होते तो मेरा खाने का मन नहीं करता। उसका यह प्यारा सा अंदाज देखकर तुम बिल्कुल पिघल गए। तुम्हें वह थोड़ी क्यूट भी लगी। ये लड़की पहले वाली शांत और कम बोलने वाली या छिंग्यान से बिल्कुल अलग थी। क्या वह सच में अब तुम्हारे सामने अपना असली दिल खोल रही थी? तुम मुस्कुराकर बोले, ठीक है, तो मैं तुम्हें नीचे बनाकर खिलाता हूँ, ठीक? लेकिन जैसे ही ये शब्द निकले, तुमने देखा कि या छिंग्यान की आंखों का भाव अचानक बदल गया। वह तुम्हें ऐसे देखने लगी जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार को देखता है। तभी तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारी बात का दूसरा मतलब भी निकल रहा था और यह शरारती लड़की साफ गलत दिशा में सोच चुकी थी। तुम तुरंत घबराकर मुड़ गए। क्या देख रही हो? मेरा मतलब था नूडल्स बनाकर खिलाऊंगा, अगर नहीं खाना तो रहने दो। लेकिन या छिंग्यान मासूम चेहरा बनाकर अंदर आ गई। मैंने कब कहा कि नहीं खाऊंगी? तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हें लगा कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। गलती उसकी सोच की थी, लेकिन अब उल्टा तुम्हें ही दोषी बना रही थी। और तुम ये बात कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर कहते तो साबित हो जाता कि तुमने भी वही गलत मतलब समझा था। इसलिए तुमने गंभीर चेहरा बनाकर पूछा, मैं गुस्सा नहीं हूँ, बताओ कितना खाओगी? या छिंग्यान धीरे से बोली, ज्यादा नहीं, रात में ज्यादा खाऊंगी तो नींद नहीं आएगी। ये सुनकर तुम्हें हंसी आ गई। अब तो साफ था कि उसे सच में भूख नहीं थी, बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। तुमने भी समझते हुए कहा, ठीक है, थोड़ा सा ही बनाता हूँ, थोड़ा सूप भी पी लेना। जल्दी ही नूडल्स बन गए। तुमने उन्हें टेबल पर रखा। या छिंग्यान के कटोरे में सिर्फ एक अंडा, थोड़े से नूडल्स और आधा कटोरा सूप था। फिर भी वो बड़ी खुशी से तुम्हारे साथ खाने लगी।
उसके दिमाग में पहले ही तुम दोनों के अलग घर में साथ रहने की कल्पनाएं शुरू हो चुकी थीं। उधर सीढ़ियों के पास खड़े पेई जियानगुओं तुम दोनों को साथ बैठकर खाते देख मुस्कुरा रहे थे। उस गर्मजोशी भरे दृश्य को देखकर वह चुपचाप वापस कमरे में लौट गए। फिर वैन मेलिंग से बोले, आयु शादी के बाद सच में बड़ा हो गया है, अगर वो दोनों अलग जाकर रहें तो शायद और अच्छा होगा। वैन मेलिंग चौंक गई। अलग रहेंगे? पेई जियानगुओ हंसते हुए समझाने लगे, हाँ सुबह या छिंगयान ने खुद कहा था वह तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहती है, क्या पता जल्दी ही हमें पोता पोती भी देखने को मिल जाए। उसी समय या छिंगयान ने तुम्हारी तरफ देखकर अचानक कहा, आयु चलो हम दोनों अलग घर में रहने चले। तुम हैरानी से बोले, अचानक क्यों? पूरा परिवार साथ रह रहा है, वो अच्छा नहीं है क्या? लेकिन या छिंगयान ने सुबह वाली शर्मिंदगी याद दिलाई, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ हम दोनों की दुनिया चाहती हूँ, थोड़ी प्राइवेसी, ताकि आज सुबह जैसी बातें दोबारा ना हो। उसकी बातों में साफ इशारा था कि आगे चलकर तुम दोनों और भी करीब आने वाले थे। तुम एक पल को चौंक गए। वो तो किसी और का प्राइवेट विला नहीं था जो हमेशा खाली रहता है। लेकिन उसने बिल्कुल शांत होकर जवाब दिया, मैंने खरीद लिया है। तुम सचमुच दंग रह गए। क्या इतने पैसे आए कहां से? उस विला की कीमत बहुत ज्यादा है। लेकिन वह बिल्कुल भी घबराई नहीं, उल्टा उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। मैंने खुद कमाए हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें आराम से पाल सकती हूँ। अब जाकर तुम्हें एहसास हुआ कि तुमने इस औरत को कितना कम समझा था। उसके अंदर आखिर कितने राज छिपे थे। तुम धीरे से बोले, तो हम कब शिफ्ट होंगे? या छिंगयान ने तुरंत तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, कल ही चलते हैं। ठीक, तुमने सोचा कि शायद ये अच्छा मौका होगा, धीरे धीरे तुम उसे बदल सकोगे, उसे दुनिया के करीब ला सकोगे, इसलिए तुमने सिर हिलाया। ठीक है, कल दोपहर मेरी क्लास नहीं है, तब चलते हैं। अगले ही पल वह खुशी से झुककर तुम्हें जोर से चूम गई। तुमने जानबूझकर नाराज चेहरा बनाया, अरे पूरा चेहरा तेल से भर दिया। लेकिन जैसे ही वह शर्माते हुए टिश्यू ढूंढने लगी, तुम अचानक खड़े हुए और उसकी गर्दन पकड़ ली। फिर उसके चेहरे पर लगातार किस करने लगे, इतना कि वह पूरी तरह चकरा गई। तुम हंसते हुए पीछे हटे। अब तुम्हें भी पता चलेगा चेहरे पर तेल लगने का एहसास कैसा होता है। उसके बाद तुम बर्तन उठाकर किचन में चले गए। तुमने उसे ऊपर जाने को कहा, लेकिन वह छोटे बच्चे की तरह तुम्हारे पीछे पीछे चलती रही। तुम्हें मजबूरी में जल्दी जल्दी काम खत्म करना पड़ा। बर्तन धोने के बाद तुमने उसकी व्हील चेयर पकड़ी। चलो अब सोते हैं। तुम उसे कमरे तक ले गए और खुद नहाने चले गए। लेकिन जब तुम वापस बाहर आए तो सब कुछ बदल चुका था। तुम्हारे गीले बाल, हल्का खुला कॉलर, मजबूत सीना और साफ दिखती कॉलर बोन, ये सब देखकर या छिंगयान की सांसें तक रुक गईं। वह तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी। उसे डर था कि कहीं उसकी आंखों का भाव तुम्हें डरा न दे, लेकिन तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया। तुम आराम से मेज के पास बैठकर अपनी चीजें देखने लगे। उधर वह चुपके से तुम्हारी चौड़ी पीठ को देखती रही। उसके लिए यह किसी यातना से कम नहीं था। आखिरकार तुम बिस्तर पर चढ़े और उसे लाइट बंद करने को कहा। जैसे ही अंधेरा छाया, या छिंगयान को लगा कि अब हालात और मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि अगले ही पल तुम सीधे उसकी बाहों में घुस गए। उसके हाथ आसानी से तुम्हारी गर्म त्वचा को महसूस करने लगे। या छिंगयान ने दांत भींच लिए। उसकी आवाज भारी हो गई, इतने कम कपड़े पहनकर मेरी बाहों में घुस रहे हो? डर नहीं लगता कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी? लेकिन तुम डरे नहीं, उल्टा जानबूझकर उसे छेड़ते हुए बोले, तो क्या तुम खुद को रोक पाओगी? अगर नहीं रोक सकती तो मत रोको। इतना कहकर तुमने उसे और कसकर पकड़ लिया। बस उसी पल उसके अंदर की आखिरी बची हुई रोक टूट गई। वह अचानक पलटी और तुम्हें मजबूती से अपने नीचे दबा लिया। अंधेरे में उसकी चमकती आंखें सीधे तुम्हारे होंठों तक पहुंची। उसने तुम्हें जोर से चूमना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उसके होंठ तुम्हारी गर्दन तक उतर गए और वहां अपना निशान छोड़ गए। तुम पूरी तरह उसके असर में खो गए।